तो आज की इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास के लगभग सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज की इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो दक्षिण भारत का इतिहास रहा है ये लगभग 100 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक रहा है, जिसे दो कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है संगम काल, जिसे 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें चेर, चोल और पांड्य राजाओं ने शासन किया। तो 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक जिसे कहा गया संगम काल, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसे अगली वीडियो में हम 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी में जो दक्षिण भारत के अन्य राजाओं ने शासन किया, जिसमें पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल राजाओं ने शासन किया। तो आप देख रहे हैं कि संगम काल में भी चोल राजाओं ने शासन किया था, बाद में पांड्य राजाओं ने इन्हें हरा दिया था। उसके बाद दोबारा 9वीं शताब्दी में इनका उदय हुआ था। तो दोबारा फिर से हम 9वीं शताब्दी में इनका दोबारा उदय हुआ था, तो दोबारा फिर इनके बारे में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण राजा हैं। तो पहले आज हम संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक को संगम काल कहा जाता है, जिसमें चेर, चोल और पांड्य राजाओं ने शासन किया। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे। इसे अगली वीडियो में हम जो दक्षिण भारत के अन्य राजवंश हैं पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए संगम काल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जानिए संगम का अर्थ क्या है। तो संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। तो संगम काल का समय काल 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है और प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था और इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई और इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। तो प्राचीन काल में कई तमिल कवियों द्वारा सभाएं की जाती थी और इन सभाओं में कई तमिल साहित्यों की रचना की गई और इन्हीं तमिल साहित्यों से हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसीलिए इसे संगम काल कहा जाता है। तो आप समझ गए ना कि जो संगम है इसका अर्थ है सभा। तो कई कवियों के द्वारा, तमिल कवियों के द्वारा सभाएं की जाती थी और उनमें कई तमिल साहित्य की रचनाएं की गई। तो इसी से हमें इनकी जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे संगम काल कहा गया। तो जैसा कि हमें संगम काल के बारे में जो जानकारी मिली है ये हमें संगम से यानी कि सभा से मिली है, जहां पर तमिल कवियों ने साहित्यों की रचना की। तो 3 संगमों का वर्णन हमें मिलता है जिसे पांड्य राजाओं द्वारा करवाया गया था। तो जैसे कि बौद्ध संगीतियां कराई गई थी, जैन संगीतियां कराई गई थी। हमने पढ़ा है ना, बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियां कराई गई, जैन धर्म में जैन संगीतियां कराई गई। इसी प्रकार 3 संगमों का वर्णन मिलता है जिसे पांड्य राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो प्रथम संगम मदुरा, जिसे मदुरई कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऋषि अगस्त्यार, जिसे अगस्त्य ऋषि भी कहते हैं। तो ये तीनों याद रखेगा कि प्रथम संगम कहां पर हुआ था? मदुरा यानी कि मदुरई में, जिसके अध्यक्ष रहे थे ऋषि अगस्त्यार, जिसे अगस्त्य ऋषि कहते हैं। दूसरा संगम कपाटपुरम, जिसे अलेवे कहते हैं, वहां पर हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे तोल्कापियार। तो पहले इस संगम की शुरुआत अगस्त्य ऋषि ने की थी, पर बाद में तोल्कापियार इसके अध्यक्ष बन गए थे, दूसरे संगम के अध्यक्ष। और तीसरा संगम यह भी मदुरई में हुआ था, मदुरा में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे नकीरार। तो 3 संगम हुए थे संगम काल में, 3 संगम हुए थे, जो कि मदुरा, कपाटपुरम और तीसरा भी मदुरा में हुआ था। और पहले के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, दूसरे के अध्यक्ष पहले अगस्त्य ऋषि को बनाया गया था, पर बाद में तोल्कापियार अध्यक्ष बन गए थे, और तीसरे संगम के अध्यक्ष थे नकीरार। तो तीनों ही अध्यक्ष याद रखिएगा और स्थल भी आपको पता चल ही गया। पहला मदुरई है, दूसरा कपाटपुरम है और तीसरा भी मदुरई है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेरों, चोलों और पांड्यों का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त की जा सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है कृष्णा नदी और इसके ही नीचे तीनों राज्यों का शासन था। यह चेर, यह चोल और यह पांड्य, इन तीनों राजवंशों का शासन था। यह कृष्णा नदी के नीचे था। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे तीनों ही राज्य चेर, चोल और पांड्य। इनके प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। तो जैसे कि इनका जो झंडा था उस पर जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ था ना, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चेर राजाओं का प्रतीक चिन्ह था धनुष, याद रखेगा। चोल राजाओं का प्रतीक चिन्ह था बाघ और पांड्य राजाओं का प्रतीक चिन्ह था मछली। तो मछली तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पांड्य। पांड्य को आप पांडव से रिलेट करेंगे। और अर्जुन ने जब द्रौपदी से शादी होने वाली थी तो मछली की आंख पर निशाना लगाया था ना, आपने देखा होगा महाभारत में। तो पांड्य मछली तो आप रिलेट कर ही लेंगे। तो चेर, चोल और पांड्य। चेर का प्रतीक चिन्ह था धनुष, चोल का प्रतीक चिन्ह था बाघ और पांड्य का प्रतीक चिन्ह था मछली। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं,
याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं चेर राज्य यानी कि चेर वंश। ये आप देख रहे हैं जो आज का केरल है, पहले वहीं पर चेर वंश का शासन था। तो संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर था। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश, और केरल का ही प्राचीन नाम चेर था। तो आप देख ही रहे हैं जो आज का वर्तमान केरल है, पहले यहाँ पर चेर राजाओं का शासन था। तो केरल का प्राचीन नाम चेर ही था, और चेरों ने अपनी राजधानी वंजी अथवा करूर को बनाया हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चेरों की राजधानी कौन थी, तो वंजी अथवा करूर, और धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा था, धनुष। और इतिहास में चेर कवियों ने शेन गुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताया था। तो देखिए वैसे तो बहुत चेर शासक हुए, पर आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है ना, जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है शेन गुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में आपसे यही पूछा गया है कि चेर शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है शेन गुट्टवन, याद रखिएगा। और शेन गुट्टवन ने ही कनगी पूजा यानी कि पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, जिसे हम लाल चेर के नाम से जानते हैं ना, शेन गुट्टवन। इसी ने पत्नी पूजा, जिसे कनगी पूजा कहा जाता है, इसकी शुरुआत की थी। तो एग्जाम में यह पूछा गया है कि कनगी पूजा की शुरुआत किस चेर शासक ने की थी, तो इसका नाम है शेर गुट्टवन, जिसे लाल चेर भी कहा जाता है। और चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा हुआ था जिसका नाम था आदिगेमान। तो चेर वंश से आपको दो ही राजाओं के नाम याद रखने हैं। एक है शेन गुट्टवन, जिसे लाल चेर कहा जाता है, इसने कनगी पूजा की शुरुआत की थी। और दूसरा चेर वंश का प्रमुख राजा है जिसका नाम है आदिगेमान। तो इस आदिगेमान ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी, इसीलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? आदिगेमान। तो चेर वंश से आपको दो राजा याद रखने हैं। पहला शेन गुट्टवन, जिसने कनगी पूजा की शुरुआत की, और दूसरा है आदिगेमान, जिसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष बाण है। और इनकी राजधानी कहाँ पर थी? वंजी अथवा करूर। तो चेर वंश के बाद देखते हैं चोल वंश। तो दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत ही प्रसिद्ध था, और चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया था। तो पांड्यों ने इनको हराकर अपना मंत्री या सामंत बना लिया था, पर बाद में फिर से 9वीं शताब्दी में इनका दोबारा उदय हुआ। मैंने आपको बताया ना कि इनका दोबारा उदय हुआ था। और जो प्रसिद्ध चोल राजा थे, जो महत्वपूर्ण चोल राजा थे, वो हमें अगली बार जब 9वीं शताब्दी में इनका उदय हुआ था, तो वहां पर हमें बहुत ही प्रसिद्ध चोल राजा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी दो प्रमुख चोल राजा हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिला है, और पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया, और 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ। यह आप देख रहे हैं यहाँ पर चोल राजाओं का शासन था। तो चोल वंश के बारे में जो प्रथम जानकारी मिली है, ये पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिली है। तो पाणिनि की रचना है ना अष्टाध्यायी, तो इसी से हमें चोल वंश के बारे में जानकारी मिली है। तो चोलों ने मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी तंजावुर को बना लिया था। पहले इनकी राजधानी मंतूर थी, फिर इन्होंने उरैयूर को बनाया, और बाद में तंजावुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो ज्यादातर जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु का जो एरिया है ना, वहीं पर चोल वंश का शासन था। और चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतीक चिन्ह से कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। हमने पीछे पढ़ा था चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। और चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ। तो चोल वंश में हमें सिर्फ दो राजाओं के बारे में पढ़ना है। दोबारा जब इनका 9वीं शताब्दी में उदय हुआ ना, उसमें जो प्रमुख राजा थे उसमें हमें देखने को मिले हैं। पर अभी 3री शताब्दी तक सिर्फ दो ही प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहले हुए करिकाल, और दूसरे का नाम है एलारा। तो दो प्रमुख शासक हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो करिकाल थे, ये चोलों का पहला महानतम शासक था, और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था करिकाल ने। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस चोल शासक ने कावेरी नदी के किनारे बांध का निर्माण करवाया था। तो इनका नाम था करिकाल। इन्होंने ही कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह, जिसे कावेरी पट्टनम बंदरगाह कहा जाता है, इसका निर्माण सबसे पहले करिकाल ने ही करवाया था, जो कि चोल वंश का प्रमुख राजा था। दूसरा प्रमुख शासक है एलारा। तो एलारा ने क्या किया था? तो एलारा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, जो एलारा था इसने श्रीलंका को जीत लिया था और 50 वर्षों तक श्रीलंका पर शासन किया था। और करिकाल ने क्या था? तो करिकाल ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था। तो ये दो चोल वंश के राजा थे जिनके बारे में हमें पढ़ना था। उसके बाद देखते हैं पांड्य साम्राज्य। तो पांड्य वंश की प्रथम जानकारी हमें मैगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। इंडिका पुस्तक लिखी थी ना मैगास्थनीज ने, तो वहीं से हमें पांड्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये आप देख रहे हैं, यहीं पर पांड्य साम्राज्य था। तो पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था। हमने पढ़ा था ना, जो 3 संगम हुए थे उनका जो आयोजन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? पांड्य राजाओं के द्वारा किया गया था। तो पांड्य वंश
मात्र सत्तात्मक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांड्य वंश कैसा था? ये मात्र सत्तात्मक था। इसकी राजधानी मदुरै, जिसे मदुरै भी कहा जाता है, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? मदुरै। और इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पांड्य राजाओं का प्रतीक चिन्ह था मछली। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक एक ही हुआ है, जिसका नाम है नोडियोन। बस एक ही शासक के बारे में आपको पढ़ना है। और जितनी बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखेंगे एक ही पांड्य राजा के बारे में पूछा गया है, उसका नाम है नोडियोन, क्योंकि इसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। इसीलिए आपसे यह पूछा जाता है कि कौन से पांड्य राजा ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी, तो उसका नाम है नोडियोन। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कौन सा चेर शासक ने कनगी पूजा यानी कि पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, तो उसका नाम क्या था? शेनगुट्टवन। शेनगुट्टवन ने कनगी पूजा यानी कि पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। और यहाँ पढ़ रहे हैं पांड्य राजा नोडियोन ने समुद्र पूजा की शुरुआत की है, तो दोनों ही याद रखिएगा। कौन से राजा? नोडियोन ने, इसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। और यह राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था, इसीलिए इसका व्यापार विदेशों से, रोम से काफी होता था। तो कौन सा राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था? पांड्य साम्राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। और आगे चलकर हम देखते हैं कि 5वीं शताब्दी के अंत में पांड्यों की शक्तियां क्षीण हो गई थी और यह साम्राज्य खत्म हो गया था। तो पांड्य साम्राज्य से हमें 4 चीजें याद रखनी है। पहला तो ये कि ये वंश मात्र सत्तात्मक था। दूसरा, इसकी राजधानी मदुरै थी। तीसरा, इसका प्रतीक चिन्ह मछली था। और चौथा, कि सबसे प्रसिद्ध शासक नोडियोन था, जिसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। और यह भी याद रख लीजिएगा कि यह राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो आगे अब हम संगम काल के कुछ प्रमुख साहित्य देख लेते हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है तोल्काप्पियम। इसकी रचना किसने की थी? तो इनके कवि का नाम था तोल्काप्पियर। तो तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना की थी तोल्काप्पियर ने। और दूसरा प्रमुख साहित्य है शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम की रचना की थी इलांगो आदिगल ने। और जो शिल्पाधिकारम ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा? शिल्पाधिकारम, जिसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संगम काल का सबसे प्रमुख साहित्य कौन सा है, तो वह है तोल्काप्पियम। ये संगम काल का सबसे प्रमुख साहित्य है, जिसकी रचना तोल्काप्पियर ने की थी। और दूसरा साहित्य है जो कि बौद्ध साहित्य है, शिल्पाधिकारम, जिसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। और तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे? तो तमिलों के प्रमुख देवता थे मुरुगन स्वामी। कौन थे? मुरुगन। ये तमिलों के प्रमुख देवता थे। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी पत्नी के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो लाल चेर के नाम से कौन सा चेर शासक मशहूर था जिसने कनगी पूजा की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शेनगुट्टवन। अगला प्रश्न है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था ना कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य कौन सा था? तो इसका सही जवाब है तोल्काप्पियम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो आप बताइए कि संगम काल में कौन से राजवंश का उल्लेख नहीं हुआ है? तो चेर, चोल और पांड्य, इन 3 राजवंशों का उल्लेख हुआ है और कदंब, इसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो तीनों संगमों का आयोजन पांड्य राजवंश के संरक्षण में किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पुहर या कावेरी पट्टनम, इस बांध की स्थापना किसने की थी? तो बताइए इसकी स्थापना किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था इसकी स्थापना कारिकाल ने की थी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, चोल शासक कारिकाल ने ही कावेरी नदी के किनारे बांध का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में राज्य के चिन्ह दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा राज्य के चिन्ह किस राज्य से संबंधित है। तो पहला है चेर, तो चेर का राजकीय चिन्ह था धनुष, चोल का राजकीय चिन्ह था बाघ और पांड्य का राजकीय चिन्ह था मछली। तो ये तो आमने सामने ही दिए हुए हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन में क्या होगा? ए का 1, बी का 2 और सी का 3। अगला प्रश्न है वैदिक देवता के सदृश्य हैं। तो हमने देखा था ना कि तमिलों के प्रमुख देवता थे मुरुगन, और इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। भगवान शिव के पुत्र थे ना कार्तिकेय, तो मुरुगन को ही कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। आज का आखिरी प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची ए में संगम दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो प्रथम संगम में अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि थे। दूसरे संगम में अध्यक्ष कौन थे? तो पहले तो अगस्त्य ऋषि को बनाया गया था, पर बाद में तोल्काप्पियर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और तीसरे संगम की अध्यक्षता नकीरन ने की थी। तो इसका भी जवाब आमने सामने ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन में ऑप्शन ए का 1, बी का 2 और सी का 3,
इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन